इधर ट्रंप ने अटैक प्लान को मंजूरी दी है, उधर ईरान भी अमेरिका की धमकी से आग बबूला है। इससे पहले आपको बताएं कि यहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका की चुनौती को नकार दिया है और उनकी तरफ से भी जवाब यहां पर दिया गया है। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से खतरा बढ़ा है कि क्या यह तनाव और यहां पर बढ़ जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने एक दूसरे को लेकर क्या कुछ कहा है, यह जरा आप यहां पर देख लीजिए आप, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान की जंग में क्या अमेरिका कूदेगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त यहां पर खड़ा हो गया है। ट्रंप ने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ यहां पर एक बैठक की जिसमें यह खबर आ रही है कि अटैक प्लान को उनकी तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब ट्रंप ने ईरान पर अटैक प्लान को मंजूरी दी है तो एक रास्ता यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है कि सीधे तौर पर अमेरिका शामिल हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल उनके डिसीजन के लिए रुकने के लिए कहा गया है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने यहां पर कहा कि फाइनल आदेश के बाद हमला यहां पर होगा। एक सीधी चेतावनी है ईरान को कि अगर वो यहां पर नहीं रुकता है, अपने जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको नहीं रोकता है, पीछे नहीं हटता है, तो अमेरिका शामिल हो जाएगा लड़ाई में और फिर ये लड़ाई और भीषण यहां पर हो सकती है। ईरान को अमेरिका से सौदा करना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि हमने वक्त दिया था ईरान को, उनके पास वक्त था, लेकिन ईरान सही वक्त पर उसने निर्णय नहीं लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यहां पर तनाव पैदा हुआ और अब ईरान को यह भुगतना पड़ रहा है। तो ये बड़े अपडेट हैं। ईरान की जंग में अमेरिका की अब क्या भूमिका होगी, इसकी तरफ ये इशारा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन खamenei की ट्रंप को चेतावनी, यहां पर ईरान डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है ट्रंप से या अमेरिका से। खamenei यहां पर क्या कह रहे हैं, ये भी आप जरा जान लीजिए। ईरान ने अमेरिका की धमकी को सीधे तौर पर नकार दिया है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और वो अमेरिका से नहीं डर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की ट्रंप को सीधी धमकी यहां पर है कि अमेरिका जो यहां पर चाह रहा है ईरान उस पर नहीं आएगा, उस पर अमल नहीं करेगा। जंग में अमेरिका शामिल हुआ तो उसके बुरे परिणाम होंगे। उल्टा ईरान अमेरिका को चेतावनी यहां पर दे रहा है कि अगर आप इसमें शामिल हुए तो उसके भीषण परिणाम अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये बड़े अपडेट आ रहे हैं इस मामले में। अब यहां पर देखिए आप क्या आगे होता है, क्या अमेरिका सीधे शामिल होता है, अगर शामिल होता है तो फिर क्या इस युद्ध का विस्तार यहां पर हो जाता है। वीरेंद्र गुप्ता मेरे साथ हैं, पूर्व भारतीय राजदूत हैं इजराइल के। वीरेंद्र जी, जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, यही सवाल था सबसे बड़ा कि क्या सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा अमेरिका। अब जिस तरह का इशारा यहां पर मिल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मंजूरी दी गई है, आपको लगता है कि अमेरिका इसमें घुसेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। अगर होना होता तो अब तक हो गया होता। ये सिर्फ धमकी और लेवरेजिंग, डिप्लोमेसी में लेवरेजिंग बहुत जरूरी चीज होती है और शायद वो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि ईरान सरेंडर करे। ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, मुद्दा जो है सबसे बड़ा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम, वो कहते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है। उसके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करीब 4-5% तक करना पड़ता है और इनके यहाँ 20% तक चला गया और 60%, 80% के ट्रेसेस भी नजर आए। तो ईरान की तरफ से प्रोवोकेशन तो हुआ है। और मैं बताऊं, लेकिन इस पर बातचीत तो चल रही थी ना, ये भी सर सामने बात थी कि अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत चल रही थी, लेकिन उस दौरान ये हमला हो गया इसराइल का और तनाव ये और ज्यादा बढ़ गया। तो आपको लगता है कि बात अब काफी बिगड़ गई? देखिए, बातचीत चलने में ईरान ने कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं दिखाया होगा। डिमांड ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद करे। सिविल एनर्जी के लिए किसी को दिक्कत नहीं है और दुनिया भर के, आप बता दें, मैं तो किसी भी देश को नहीं समझ सकता हूं दुनिया में कोई भी कंट्री जो ईरान के न्यूक्लियर वेपनाइजेशन से खुश होगा। इंडिया भी इस चीज के लिए बहुत कंसर्न है। अगर सोचा जाए तो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन आएगा तो परेशानी होगी। मौलाना असलम साहब भी हमारे साथ हैं, ईरान एक्सपर्ट हैं, ईरान मामले के जानकार भी हैं। मौलाना साहब, क्या अपना ही नुकसान कर रहा है ईरान यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे बढ़कर, या इस युद्ध में किसी सहमति की तरफ ना बढ़कर? आपको ताबिश भाई सलाम, आदाब और नमस्कार जी। हमारे पैनल में मौजूद मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल जनाब गुप्ता साहब को भी मेरा सलाम हो, आदाब और नमस्कार हो, और तमाम देखने वालों की खिदमत में मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मैं एक
छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में गया, उससे कहा गया कि बेटा ए कहो या का कहो, तो उसने का नहीं कहा या ए नहीं कहा। तो मास्टर ने पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो, और मार खाया, लेकिन उसने का नहीं कहा। तो जब वो घर गया तो उसने बताया कि जब मैं का कहता तो बाद में ही मुझे खा कहने के लिए भी जोर देता, लिहाजा मैंने पहले ही मरहले में जो है का नहीं कहा ताकि खा ना कहना पड़े। मसला यहाँ पर बम मतलब आप ये बनाने कहने का जा रहे हैं कि अगर किसी बात पर सहमत ईरान होता तो उससे ज्यादा और दबाव उस पर बनाने की कोशिश फिर होती उसके बाद। मैं वहीं पे आ रहा जी। हूँ ताबिश भाई, कि ईरान का कहना यह है कि मसला सिर्फ एटम बम बनाने का या न बनाने का नहीं है। आप जानते हैं कि 16,000 से ज्यादा एटम बम इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रशिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है। 8,000 बम रशिया ने बनाया है। यानी ये अजीब बात है कि तुम तो हजारों बम रखो और हमको मगर जो है अच्छे काम के लिए भी न्यूक्लियर काम कर रहे हैं, तो तुम उस पर पाबंदी आयद कर रहे चलिए, हो। तो ये ईरान का पक्ष है। वीरेंद्र जी, ये भी एक सवाल यहाँ पर है कि इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर वेपन है और फिर वो सामने किसी मुल्क को कैसे कह सकता है कि आप इस प्रोग्राम पे आगे मत बढ़िए। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, आप दोनों हमारे साथ रहेगा। फिलहाल और जानकारी देते हैं इस बारे में कि यूएन में ईरान के प्रतिनिधि ने यहाँ पर क्या कहा है। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है अपनी तरफ से, और यहाँ पर ईरान का यूएन में क्या कहना है ये भी आप जरा जान लीजिए। यूएन के प्रतिनिधि ने यूएन में ईरान के प्रतिनिधि ने यहां पर बयान दिया। उसमें कहा कि किसी दबाव में नहीं झुकेगा ईरान। ये बार बार ईरान की तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश हो रही है कि जो दबाव बनाने का प्रयास यहां पर तमाम मुल्कों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से खासतौर पर स्पष्ट किया जा रहा है, वो उस दबाव में नहीं आएंगे। धमकी का जवाब धमकी से देंगे। अब ये किसको चेतावनी है? इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं या सीधे अमेरिका को ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इजराइल के साथ शामिल होने की, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ईरान दबाव में यहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस क्षेत्र में पैदा होते तनाव के लिए इस ओर इशारा कर रहा है कि तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने अटैक प्लान को मंजूरी क्यों दी, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। ये भी आपको जरा समझाते हैं। ट्रंप को लगता है कि धमकी से ईरान डर जाएगा। इससे पहले भी ट्रंप के बयान अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो इस ओर इशारा करते रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए ईरान को। उसको वक्त भी उन्होंने दिया था, उस पेज पर आना चाहिए था ईरान को। अब फिर से धमकी देकर शायद उनको ऐसा लगता है कि ईरान यहां पर पीछे हट जाएगा और डर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान छोड़ सकता है, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा हंगामा यहां पर बरपा है। इजराइल ने हमला उस पर किया है कि आप न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरह से फौरन ड्रॉप कीजिए। अब इस पर धमकी से ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाएगा, ये ट्रंप का मानना हो सकता है। शायद इसलिए वो यहाँ पर अटैक प्लान को मंजूरी की बात तक यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रुक जाइए जब तक मैं इसके ऊपर आखिरी इजाजत नहीं देता हूं। ईरान बातचीत को राजी हुआ तो जंग आगे नहीं बढ़ेगी। जाहिर तौर पर अगर किसी बात को लेकर यहाँ पर चुनौती खड़ी हुई है, चेतावनी दी गई है इजराइल ईरान को, और वो उस पर बातचीत की टेबल पर आता है, तो जंग भी यहाँ पर रुक जाएगी और ये कोशिश यहाँ पर ट्रंप की हो सकती है। लेकिन युद्ध पर ट्रंप के 5 खतरनाक बयान भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। ट्रंप लगातार अपने बयानों को लेकर दुनिया भर में चर्चा पर रहते हैं। क्या क्या उन्होंने बयान दिए हैं ये भी आप यहाँ पर जरा देखिए। 5 खतरनाक बयान अगर आप देखेंगे युद्ध पर ट्रंप के, तो ईरान पर हमले को लेकर सारे ऑप्शन खुले हैं, ये वो कह चुके हैं। सारे ऑप्शन खुले होने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। खुली जंग ईरान के साथ अमेरिका लड़ सकता है। सीज फायर की जगह पर रियल एंड होना चाहिए। रियल एंड का क्या मतलब है? खमेनेई को लेकर चेतावनी दे चुके हैं और लिख चुके हैं बड़े अक्षरों में सरेंडर। तो इस रियल एंड का क्या मतलब होगा यहां पर? तीसरा खतरनाक बयान उनका था, ईरान नहीं माना तो आगे और बुरा हो सकता है। अब ये बुरा क्या क्या हो सकता है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो अगर एक ताकतवर देश आपस में लड़ते हैं तो कितना नुकसान वहां पर हो सकता है। चौथा बयान यह था कि ईरान इजराइल को ये जंग कभी ना कभी तो लड़नी ही होगी। यानी इस ओर भी वो इशारा कर रहे हैं कि जो आपसी तनाव इन दोनों देशों के बीच है उसमें कभी ना कभी लड़ाई तो ये होनी ही थी। जिस तरह की बातें, जिस तरह के रिश्ते इन दोनों देशों के हैं। पांचवा बयान इस बात को लेकर था कि अभी खमेनेई को नहीं मारेंगे लेकिन हमारा सब्र टूट रहा है। ये भी वो कह चुके हैं कि हमें पता है खमेनेई कहां है और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारा सब्र यहां पर टूट रहा है। वीरेंद्र गुप्ता जी, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त यही है कहीं ये विस्तार तो नहीं हो जाएगा इस युद्ध का, क्योंकि बीते कुछ सालों में जितनी लड़ाइयां शुरू होती हुई हमने देखी हैं उनका खत्म हो पाना बहुत मुश्किल रहा है और तनाव कई जगह पर बरकरार है। आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, आप अनम्यूट प्लीज कीजिए अपनी। जी हाँ, मैंने अनम्यूट तो नहीं किया है। जी जी जी, मैंने म्यूट नहीं किया। सुन पा रहे? हाँ, देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है
क्योंकि अभी तक एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन जो ट्रम्प साहब की लैंग्वेज है ना, वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईरान एक बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है और बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी ताकत है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। तो स्टेट क्राफ्ट में हम ये समझते हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट बात नहीं होती हमेशा। एक इमोशनल कंटेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर ईरान से हम डील कर रहे हैं तो उनको एक एडिक्वेट ड्यू इज्जत देनी चाहिए। तो ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो सरेंडर करें, हम आयतुल्लाह को मार सकते हैं, खमेनी को मार सकते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं, शायद बाद में मार देंगे, इस तरह की बातें करने से जो है वो बात खराब होती है। आपको लगता है बड़बोले बयान डोनाल्ड ट्रंप के और मामले को भड़का रहे हैं? जी हाँ, देखिए बात क्या है कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, सिविल न्यूक्लियर का कोऑपरेशन, वो सिविल न्यूक्लियर वाले में दिक्कत नहीं है। तो अगर अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आए कि हम चाहते हैं कि ईरान का वेपनाइजेशन एनरिचमेंट प्रोग्राम को 5% पे रोक दिया जाए, उसके बाद ईरान ये मान ले, तो ईरान ने पहले भी माना है इस बात को। जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, जिससे अमेरिका ही निकल गया था। तो ये ईरान का ये कहना, सोचना कि अगर उनको आप बेइज्जत करके बोलेंगे कि सरेंडर करो, नहीं तो हम आपके आयतुल्लाह खमेनी को मार देंगे, या वो मारने वाले हैं, आज नहीं मारेंगे तो कल मार देंगे, इस तरह की बातें करना। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अलग दिशा में इस बात को, इस तनाव को यहां पर लेके जा रहे हैं? हमारे साथ मौलाना असलम साहब भी हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हैं। असलम साहब, लेकिन इस तनाव के बीच ईरान किस स्थिति में यहां पर खड़ा हुआ आपको दिखता है? अगर यहां पर इजराइल के साथ अमेरिका है और मुल्क दिख रहे हैं, तो ईरान को कैसा समर्थन यहां पर आपको मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है तनाव से अलग थलग होता जा रहा है ईरान और लड़ाई अपने आप सर पर यहां पर खड़ी है? जी, मैं गुप्ता जी के साथ 100% सहमत हूं। जो उन्होंने बात कही है कि ईरान एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है, कल्चर्ड मुल्क है, सिविलाइज्ड मुल्क है। और जहाँ तक के गुप्ता जी ने कहा कि उनकी जो भाषा है, उनका जो अंदाज़े बयान है, वो एक मंझे हुए नेता का नहीं है। मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ बहुत जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास। कि आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन के पहले कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर यह कहा था कि हम पीस लेकर आएंगे, मुझे वोट दो, क्योंकि डेमोक्रेट जो है वो जंग करते हैं, हम जो है पीस लेकर आएंगे। और उन्होंने क्या किया, दुनिया देख रही है। दूसरी बात आप ले लीजिए कि भारत के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है कि 12 मरतबा कम से कम ये कहा कि हमने जंग रुकवाई है। ऐसे लीडर कि जिसकी जबान में कोई लगाम ना हो, उसके बारे में बहस करना भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर चर्चा यहां पर होती रहती है। पहले अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल का फैसला ये था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये अलग दिशा में जाता हुआ मामला यहां पर लग रहा है। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, कुछ और अपडेट यहां पर देते हैं इस मामले पर। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले की भी जानकारी यहां पर आ रही है, और जो अब अपडेट यहां पर आ रहे हैं उसके मुताबिक IDF की तरफ से ये दावा यहां पर किया जा रहा है कि ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को हमने हमला उस पर किया है और ईरान के 60 लड़ाकू विमान नष्ट किए हैं। IDF ये दावा कर रहा है। इससे पहले इजराइल ये दावे करता रहा है कि जो हवाई जो आसमान है ईरान का, उस पर इजराइल का कब्जा है, वो हावी है वहां पर, और हमले लगातार ईरान पर उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। और अब IDF ये दावा कर रहा है कि ईरान के 60 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए हैं उनकी तरफ से। लेकिन इस हमले में, इस दावे में कितना नुकसान यहां पर किसको हो रहा है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन, कितने मिसाइल इसमें लॉन्च किए गए हैं और इस मिशन के तहत इजराइल ने कैसे हमले किए हैं ईरान पर, यह भी आपको यहां पर बता देते हैं। जो अब तक की जानकारी मिल रही है, जो बड़े हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के ऊपर दागे हैं राइजिंग लाइन के तहत। इजराइल ये दावे कर रहा है, अपने दावे इजराइल के, हालांकि दोनों मुल्क अपनी तरफ से अपने दावे कर रहे हैं बढ़त बनाने के, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि उन्होंने कितने ड्रोनों से यहां पर हमला किया है, सैकड़ों ड्रोन यहां पर इस्तेमाल कर दिए हैं। मिसाइल बैलिस्टिक हो रहे हैं इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाई हमले किए जा रहे हैं, और राइजिंग लाइन में 24 लोगों की मौत हुई है, ये इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर कितने लोग घायल हुए हैं, तो 800 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो गए हैं। तो बड़े स्तर पर नुकसान भी इस लड़ाई में हो रहा है। जो इजराइल के दावे हैं वो ये कहते हैं कि यहां पर 18,766 जगहों पर
हमले, उस तरह के ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए इजराइल यहां पर कर रहा है। कितने लोग निकाले गए हैं? 3800 लोगों को यहां से निकाला भी गया है। तो इजराइल का ये बड़ा दावा है यहां पर कि जो हमला ईरान पर किया गया उसमें बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। लेकिन ईरान के खिलाफ इजराइल के 3 प्लान क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। अगर हमले हुए हैं, इजराइल टारगेट यहां पर कर रहा है ईरान को, तो क्यों कर रहा है, क्या मकसद है, वो भी आप यहां पर जानिए। इजराइल का ये कहना है कि 3 प्लान के साथ वो यहां पर काम कर रहा है कि कभी बैलिस्टिक हथियार न बना पाए ईरान। इस स्थिति में उसको ले जाना है यहां पर इन हमलों के जरिए, ईरान का परमाणु ताकत न बन पाए ईरान। ये एक सबसे पहला उद्देश्य इजराइल का यहां पर है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम उनके सब यहां पर खत्म होने चाहिए। ये एक बड़ा प्लान है। और इसके अलावा इस तरह के ठिकानों को यहां पर नष्ट करना है, तबाह करना है जो परमाणु ठिकाने हैं। तो ये मिशन लेकर, टारगेट लेकर इजराइल यहां पर ईरान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान में अलग अलग दावे दोनों तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता जी। लेकिन एक सवाल यह है कि जो टारगेट रखकर इजराइल दावे कर रहा है, ये तो गाजा में भी उन्होंने किए थे, लेकिन कई सालों के बाद भी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि नेतन्याहू के सामने भी चुनौती है कि अगर युद्ध शुरू हुआ है तो वो टारगेट अचीव करें, अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए राजनीतिक एक संकट पैदा हो सकता है इजराइल में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी तक जितनी खबरें आ रही हैं और जो पता चल रहा है कि इजराइल ने मिलिट्री थोड़े से सक्सेसेस अचीव किए हैं और ईरान के, देखिए इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है और मिसाइल डिफेंस है बड़ा स्ट्रांग है और ईरान के ऊपर अटैक करते पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानियन एयर स्पेस को काफी जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन खamenei तो कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। नहीं, अभी लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन अगर ज्यादा दिन चलेगी तो ईरान के लिए सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। क्योंकि उनका जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, थोड़ा पुराना है और स्पेयर पार्ट्स की समस्या हो सकती है। इन एनी केस ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मिलिट्री सक्सेस आज की तारीख में नहीं हो सकता है और जल्दी से जल्दी जो है वो लड़ाई को खत्म करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ना आम जनता को, सिविलियंस भी मारे गए हैं ना, इसराइल में भी मारे जा रहे हैं लोग बाग। तो ऐसी बात नहीं है कि दोनों तरफ ये कह सकते हैं कि किसी के यहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसी के यहाँ कम नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जबकि लड़ाई को रोका जाए। और इसलिए दुनिया के सारे देश, सारे नेता, भारत ने भी ऐसा बोला है कि हॉस्टिलिटीज को खत्म होना चाहिए। और देखिए किसी भी चीज का जो है वो संशोधन, जो सोल्यूशन है, वो लड़ाई झगड़े से नहीं निकल सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है साफ कि आज की तारीख जो है वो लड़ाई झगड़े की तारीख नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लड़ाई झगड़े की तारीख नहीं है और इससे दोनों तरफ बहुत नुकसान हो रहा है। solution असलम साहब, dialogue एक से छोटा सा निकलेगा, जवाब आपसे यहाँ पर diplomacy मैं से चाहूंगा। देखिए इजराइल के तो टारगेट रखकर चल रहे हैं नेतन्याहू, उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया क्या उनके लक्ष्य है। लेकिन ईरान के लिए कहां पर इस लड़ाई को खत्म आप मानेंगे? कैसे ये लड़ाई यहाँ पर रुकेगी? कौन से ऐसे टारगेट लगते हैं जो अचीव मानेगा ईरान कि वहां पर शांति या वार्ता की टेबल पर वो आए? देखिए ईरान, फिलहाल तो मुझे लगता है कि ईरान ये को असलम साहब से सवाल था सर मेरा, उनसे भी जान लेते जरा ईरान का क्या यहाँ पर हो सकता है। देखिए ईरान की जो खैबर शिकन मिसाइल है, ईरान को सबसे ज्यादा भरोसा उसके ऊपर है। और ईरान ने की एयरफोर्स बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, इसलिए ईरान उस पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन अभी ईरान ने खुद ये कहा है कि बहुत जल्दी हम खैबर शिकन मिसाइल से हमला करेंगे। तो उस वक्त जो है जंग जो है वो या शुरू होगी, जैसा कि रहबर ईरान आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि जंग अब शुरू होने वाली है। कि आप जानते हैं इशारा किस बात की तरफ है? वो जो खैबर शिकन मिसाइल है ईरान के पास तकरीबन 5000 के करीब है, कि वो पूरे इजराइल के लिए काफी हो जाएगी। उसी बल पर नहीं तो फिर इसमें विराम कहां पर आएगा? अगर वो मिसाइल दागेंगे तो जवाब तो इजराइल की तरफ से भी आएगा, तो तनाव को बढ़ा ही देगा ना। जंग में बिल्कुल सही कहा आपने, नुकसान दोनों का होगा। लेकिन वो इजराइल जिसको दुनिया ने हवा बना रखा था कि ये अनबीटेबल है, यहाँ पे एक पत्थर भी कोई मार नहीं सकता है, ईरान ने उसकी हवा निकाल दी और दुनिया वालों को बताया कि पूरी दुनिया की मीडिया ने जिस इजराइल को जो है इतना बड़ा करके दिखाया था वो उतना बड़ा नहीं है। मैं जल्दी से एक बात कह दूं कि वो इजराइल जो एक गजा को खत्म न कर सका, वो ईरान को क्या खत्म कर पाएगा?
वो जी, तो अमेरिका आपको लगता है कि इजराइल भी, ईरान भी यहाँ पर ये दिखाना चाहता है यहाँ पर इस मौके पर कि वो कमजोर नहीं है, नुकसान पहुंचा सकते हैं इजराइल को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो फिलहाल मौजूदा हालात बने हुए इन दोनों देशों के बीच में, उस पर विस्तार से यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए। लेकिन ईरान और इजराइल युद्ध पर 10 बड़े सवाल क्या हैं और उसके जवाब क्या हैं, ये भी आप जरा देखिए। आपको बताते हैं यहाँ पर इजराइल ने अभी हमला क्यों किया, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने यहाँ पर हमला कर दिया ईरान के ऊपर। इसका जो जवाब है वो ये कि ईरान के परमाणु प्लान को नष्ट करने के लिए इजराइल ने यहां पर यह हमला किया है और इजराइल चाहता है कि ईरान अपने परमाणु प्लान को यहां पर ड्रॉप कर दे और इस दिशा में कोई कदम आगे वो ना बढ़ा, क्योंकि उसको खतरा मानता है इजराइल। इसके अलावा दूसरा सवाल क्या है यहां पर बड़े सवालों में, वो आप देखिए। क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो गए हैं? अगर इतने हमले किए इजराइल ने तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका हल क्या हुआ? तो इसका जवाब यह है कि काफी नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन प्रोग्राम अभी जारी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और चेतावनी के बदले में चेतावनी ही ईरान यहां पर दे रहा है, अमेरिका तक को चेता रहा है कि अगर आप इसमें शामिल हुए तो इसका जवाब माकूल वहां पर दिया जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि ईरान ने कैसे जवाब दिया है इन हमलों का। इजराइल के हमलों पर पलटवार किया है ईरान ने, लेकिन हालात खराब यहां पर हैं। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से भी किया गया, नुकसान इजराइल में भी हुए, उनके डिफेंस सिस्टम को यहां पर भेजा ईरान ने, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हुआ है। ईरान में भी कई लोगों की जानें गई हैं और काफी नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर भी हुआ है। चौथा बड़ा सवाल यह है कि एटमी साइट पर हमले से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम यहां पर खड़ा होता है क्या? अगर एटमी साइट है और उस पर कोई नुकसान होता है तो क्या उसका रेडिएशन फैलने का खतरा यहां पर पैदा होता है? जवाब यह है कि अभी रेडिएशन यहां पर नहीं फैला है और इस पर नजर यहां पर बनी हुई है। पांचवा सवाल, IAEA और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके बारे में क्या कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो? इस पर यह कानून कहते हैं कि परमाणु स्थल प्रतिबंधित हैं और परमाणु स्थलों पर जो है वो प्रतिबंध पूरी तरह से होता है। छठा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एकमत हैं इस बात पर? तो नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे हैं कि वो लगातार संपर्क में रहते हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में रहते हैं और अमेरिका भी साथ खड़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सातवां सवाल यह है कि अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का क्या मतलब है? समझौता आसान नहीं है, लेकिन ईरान धोखा दे सकता है, यह भी संभावना यहां पर बनी हुई है। अगर कोई समझौता होता भी है तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन फिलहाल के हालातों में नजर नहीं आता है। यहां पर आठवां सवाल यह कि क्या अमेरिका ने अपना सैन्य रुख यहां पर बदला है? अमेरिका ने इजराइल के हवाई रक्षा सहायता को बढ़ाया है और अब तो खुलकर चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के इस पूरे मामले के अंदर। नवा सवाल यह है कि गाजा में फिलिस्तीनियों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि गाजा से भी एक फ्रंट खुला हुआ इजराइल का, वहां पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं कई साल से और वहां पर गाजा साइडलाइन इससे हो जाएगा, जाहिर तौर पर फोकस यहां पर ईरान पर है। इजराइल का ऑपरेशन वहां पर फिलहाल जारी है, तो दोनों तरफ इजराइल इस वक्त लड़ाई यहां पर लड़ रहा है, एक तरफ हमास के खिलाफ और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ, यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कराने के लिए। 10वां सवाल यह कि क्या युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की यहां पर चिंता है? इसका जवाब यह है कि खतरा बरकरार है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से तनाव बढ़ा है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और चुनौती यहां पर इसकी भी बनी हुई है।